वेलकम बैक टू एजुनेचुरल डेली करंट अफेयर सीरीज और आज है 9th ऑफ अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। मित्रा स्कीम अनाउंस्ड इन बजट 21-22 इज एसोसिएटेड विद व्हिच सेक्टर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नाम दिया गया है मित्रा स्कीम। किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टेक्सटाइल से, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल, मित्र इसका फुल फॉर्म है, राइट। सो इसे अनाउंस किया गया है यूनिट बजट 2021-22 के लिए, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ हो सके। और जैसा कि इंडिया हमेशा से टेक्सटाइल की फील्ड में ग्लोबल लीडर रहा है, तो हम अपने उस दबदबे को बरकरार रख सकें और अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स सेट किए जाएंगे एट अ प्रपोज्ड कॉस्ट ऑफ ₹4,445 करोड़, राइट। माना जा रहा है कि इससे लगभग 21 लाख पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स का क्या एम है। पहली बात तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडिया हो सकेगा। जब टेक्सटाइल पार्क्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे तो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश की जाएगी, और जब ऐसा होगा तो लार्ज इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट में भी बूस्ट आएगा। मेन फीचर क्या है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि ग्लोबल चैंपियन बन सके हम एक्सपोर्ट की कंडीशन में, राइट। 7 टेक्सटाइल पार्क्स 3 साल में स्टेब्लिश कर लिए जाएंगे। तो ये मेन फीचर्स हैं इस टेक्सटाइल पार्क के। फुल फॉर्म आपको याद रखना है और 2020-21 के बजट में से 21-22 के बजट में से लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे 1 या 2 साल बाद भी पूछा जा सकता है। So let's move towards the next question. Where was the business summit on the National Mission on Edible Oil Palm for the Northeast held recently? So here the answer is option A. गुवाहाटी में बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज की गई है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम को लेकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एडिबल ऑयल जो ऑयल पाम है, यानी कि ताड़ी का तेल, इसका ऑलरेडी काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इसे और ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये समिट रखा गया था, राइट। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का ही शेयर होता है, राइट। तो यहाँ पर 6.5 लाख हेक्टेयर लैंड ऐड किया जाएगा पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए 2025-26 तक। सो अगर हम पाम ऑयल को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इट इज करेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेनली डिटर्जेंट्स में, प्लास्टिक्स में, कॉस्मेटिक्स में और बायोफ्यूल्स में इसका यूज देखा जाता है। अब अगर टॉप कंज्यूमर्स की हम बात करें पाम ऑयल को, तो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो इंडिया इसका टॉप कंज्यूमर है, देन चाइना एंड देन यूरोपियन यूनियन, राइट। एडिबल ऑयल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 2 मेजर फीचर्स व्हिच आर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। तो यहाँ पर पहला हमारा फीचर है सेटिंग अप ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स इन 1986। तो 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स आया था, जिसे कन्वर्ट किया गया नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम के रूप में 2014 में। फर्दर इसे मर्ज किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ। तो आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, 86, 14 और प्रेजेंट में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यहाँ पर आपको टॉप कंज्यूमर्स याद रखने हैं, एडिबल ऑयल इकोनॉमी के बारे में याद रखना है, और रिसेंटली समिट कहाँ पर हुई है? असम की कैपिटल गुवाहाटी में, राइट। बढ़ते हैं आगे। Which state or UT has approved to issue a unique health card to each and every citizen under its Health Information Management System project? HIMS प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूनिक हेल्थ कार्ड अप्रूव किए गए हैं दिल्ली के द्वारा, राइट। तो दिल्ली के यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर कहा गया गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कि हम एक यूनिक हेल्थ कार्ड इशू करेंगे सभी सिटीजन के लिए दिल्ली यूनियन टेरिटरी में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के
तहत इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किसी भी पर्सन के पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो इसमें रजिस्टर करा सकता है, उसके अलावा कोई भी और दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखी गई है। अगर हेल्थ कार्ड किसी बच्चे का बनना है तो वो अपने आईडीज पेरेंट्स के दे सकते हैं, राइट, तो पेरेंट्स का वोटर आईडी यहाँ पर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल पीस प्राइज 21? नोबेल पीस प्राइज जीता है मारिया रेसा एंड मित्री मुरातो। इन दोनों ने किस लिए जीता है? फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप सभी इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, अगर किसी कंट्री में एक्सप्रेशन का अधिकार दिया जाता है, अपनी बात को रखने का अधिकार दिया जाता है, तो वहां पर डेमोक्रेसी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। और जिस दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है तो डेमोक्रेसी का कोई भी सेंस नहीं रह जाता है। तो अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो प्री कंडीशन है उसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तभी आप किसी स्टेट में, किसी कंट्री में डेमोक्रेसी और पीस को बरकरार रख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इस पहल को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेफगार्ड करने के लिए जो इन्होंने एफर्ट्स किए, मारिया रेसा एंड मित्री मुरातो, इन दोनों को नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया है। अगर इंडिया में बात करें तो मदर टेरेसा फर्स्ट इंडियन विमेन थी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 1979 में, और उन्होंने काम किया था ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, राइट। तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सो रिमेंबर दिस फैक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The Reserve Bank of India has retained real GDP growth at how much for financial year 21-22? Here the answer is option number C, 9.5%। 9.5% पर रखा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 2021-22 के लिए, जिसमें क्वार्टर 2 का 7.9% बताया गया, क्वार्टर 3 6.8, क्वार्टर 4 में 6.1 और रियल जीडीपी क्वार्टर 1 के लिए प्रोजेक्ट की गई थी 17.2, जो कि अब 9.5% बताई जा रही है, राइट। बढ़ते हैं आगे। द आरबीआई हैज रिटेन पॉलिसी रेपो रेट एट हाउ मच परसेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इकोनॉमी सेक्शन से ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी वनडे एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है, इकोनॉमी आती है, तो वहां पर तो आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, राइट। तो अभी हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आरबीआई ने कहा कि हम 4% ही रखेंगे रेपो रेट को इस साल भी, और रिवर्स रेपो रेट को रखा गया है 3.35%, यानी कि पहले भी 4% था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट था 3.35%, जो कि कंटिन्यू रखा गया है, अनचेंज रखा गया है। जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.25% पर फिक्स किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बताया अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में अक्टूबर 8 को। अब आप सोच रहे होंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिलीज करती है, डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों ही नेशनल लेवल पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती हैं, अगर इनमें कमी आ जाए या बहुत ज्यादा ये बढ़ जाए तो हमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन का जो हमारे यहाँ पर एक बैलेंस रेट रखा गया है वो है 4% का। 4% से +2 और -2 चल जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा इन्फ्लेशन होती है या इससे कम होती है, दैट मीन्स -2 दैट मीन्स 2% की इन्फ्लेशन है, और +2 मतलब 6% की इन्फ्लेशन है, और बैलेंस हमने क्या रखा, एवरेज 4%। अगर 2 से 6 के बीच में रहती है इन्फ्लेशन तब तो हमारे इकोनॉमी के लिए ठीक है, अदरवाइज इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। जैसे कि इतनी देर से मैं बोल रही हूँ आपके लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये पता होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि रेपो रेट आखिर है क्या, रिवर्स रेपो है क्या। कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम आरबीआई को सेंट्रल बैंक मानते हैं, तो आरबीआई जिस रेट पे दूसरे कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। जबकि रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर आरबीआई कहे कि मुझे मार्केट से पैसा उठाना है तो आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक से जिस रेट पर पैसा उधार लेगा उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। राइट, तो रेपो रेट क्या हो गया, आरबीआई उधार दे रहा है किसी कमर्शियल बैंक को तो वो रेपो रेट पर देगा जो कि अभी 4% है, और अगर आरबीआई ले रहा है, बोरो कर रहा है, तो वो रिवर्स रेपो रेट पर लेगा जो कि 3.35% है। राइट, अब यहां पर आती है बात बैंक रेट की। तो बैंक रेट क्या है, आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक्स को फंड लेंड करता है तो वो बैंक रेट कहलाती है। ठीक है, आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लेंड करता है फंड तो वो बैंक रेट कहलाता है। अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, एमएसएफ। एमएसएफ एक विंडो है शेड्यूल बैंक्स के लिए। अगर रातों रात उन्हें पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, अगर बैंक का पैसा खत्म हो जाता है तो आरबीआई से कहेगा बैंक कि भाई हमारे पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया है, इमरजेंसी है, हमें अर्जेंट में पैसा चाहिए, तो ऐसे में आरबीआई रखता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। तो एमएसएफ के तहत फिर आरबीआई अर्जेंट में किसी कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ओवरनाइट दे सकता है, उसे हम एमएसएफ बोलते हैं। और इंटर बैंक लैंडिंग में क्या होता है, बैंक्स एक दूसरे को मनी लेंड करते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच कंट्री हैज इनवाइटेड तालिबान फॉर इंटरनेशनल टॉक्स ऑन अफगानिस्तान ऑन अक्टूबर 7, 2021। भाई तालिबान को इनवाइट किया है रशिया ने। रशिया ने कहा आप हमारे यहाँ आइए, बातचीत करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी सर से ऊपर जा रहा है, आप यहाँ आइए, बैठिए, इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत करना जरूरी है। तो रशिया ने बुलाया 7 अक्टूबर को तालिबान लीडर्स को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वड़ा कोलम। वड़ा कोलम किस चीज की वैरायटी है जिसे अभी जीआई टैग मिला है पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से? तो ये है राइस की वैरायटी। याद रखिएगा, वड़ा कोलम राइस की वैरायटी है जिसे महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में जीआई टैग दिया गया है। ये बहुत ज्यादा बड़ा इसका ग्रेन नहीं होता है, छोटे दाने होते हैं, लेकिन अपनी एक अलग ही क्वालिटी है इसकी जिसकी वजह से जीआई टैग दिया गया है। Next question है which of the following became the first scheduled private sector bank to collect direct indirect taxes? यदि आंसर इज ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करेगा, लाइक इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, अपने बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू। अगला क्वेश्चन है who has won the final in the men's 50-meter rifle event at the ISSF Junior World Championship? So the answer is option D, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। नाम याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, जो चैंपियनशिप अभी पेरू की कैपिटल लीमा में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following state has launched India's first e-fish market app fishwale.com? तो फिश वाले ई फिश मार्केट ऐप ये लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि असम गवर्नमेंट ने कहा कि जहां पे हिंदू मंदिर है या फिर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा रहती है उसके कुछ दायरे में आप किसी भी नॉनवेज की शॉप नहीं लगा सकते हो। ऐसे में उन्होंने खुद ही एक सॉल्यूशन भी दिया कि ई फिश मार्केट ऐप के थ्रू आप फिश को परचेज और सेल इजीली कर सकते हो। तो असम मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड एक्साइज परिमल शुक्ला वैद्य जो मिनिस्टर फॉर फिशरीज हैं असम के, इन्होंने लॉन्च किया है नया ऐप फिश वाले जो कि इंडिया का पहला ई फिश मार्केट ऐप है। राइट, बढ़ते हैं आगे। हु हैज रिलीज्ड यूनिसेफ्स ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 21
ऑन माई माइंड प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। ये रिलीज की गई है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। यूनिसेफ की ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन होती है जो कि इस साल वर्ल्ड चिल्ड्रन के स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि किस तरीके से हम बच्चों के मेंटल कंडीशन को, उनकी खुशियों को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ की केयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा। ये बुक रिलीज की गई है या लिखी गई है जयतीर्थ राव जी के द्वारा। ये एक एंटरप्रेन्योर और राइटर है जयतीर्थ राव, पॉपुलरली इन्हें जेरी राव बुलाया जाता है। तो ये अपनी एक नई बुक के साथ आए हैं जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। So guys, this is all for today. Thank you so much and stay connected with Ajna.